नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर विनी शर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अध्याय 4 शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का हम पढ़ रहे हैं और पिछले 2 वीडियो में हमने भारत का संविधान, संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में प्रकाश डाला, जिसमें नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, संवैधानिक गतिरोध, कैबिनेट मिशन के सुझाव, इन सब के बारे में हम विस्तृत तौर से पढ़ा। संविधान सभा की रचना, उसकी प्रकृति के बारे में हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा और संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा के द्वारा हुआ, इन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संवैधानिक व्यवस्थाएं यानी कि संविधान के प्रमुख लक्षण क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रमुख लक्षणों में हम देखते हैं कि संविधान के प्रमुख लक्षणों में संविधान देश का मौलिक व मूलभूत कानून तो अवश्य होता है, परंतु वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, उसका एक सामाजिक और आर्थिक आधार होता है, उसके पीछे एक प्रेरणा भी होती है। सामाजिक और आर्थिक के आधार से क्या अभिप्राय है? सामाजिक और आर्थिक आधार से ये अभिप्राय है विद्यार्थियों कि हम किस समय की परिस्थितियों की किस समय हम उन परिस्थितियों में रहे और उस समय हमने क्या व्याख्याएं की, संविधान निर्माता स्वयं किन वर्गों से संबंधित थे और किन लोगों के लिए संविधान बना रहे थे, ये सारी परिस्थितियां जो है सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का तत्व ज्ञान के बारे में यदि हम प्रकाश डालें तो तत्व ज्ञान से क्या तात्पर्य है कि वे कौन से आदर्श है विचार थे जिन पर राष्ट्र की नींव रखी गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मंशा को प्रकट करने वाली कुंजी बताया है। संविधान सभा ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माताओं, प्रस्तावना क्या है? संविधान निर्माताओं की मंशा को प्रकट करती है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि उद्देश्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें पूरा करने के लिए संविधान की रचना की गई है। संविधान के बनते ही बहुत हद तक वे वैचारिक मान्यताएं उत्तरदायी होती हैं, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं को प्रेरित किया। हमारा संविधान देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतीक है और विधायकों व प्रशासकों को उनके अनुरूप चलने का आदेश देता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने कहा कि समूचे संविधान का निचोड़ हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है, अर्थात संविधान में क्या लिखा गया है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कानूनी दस्तावेज उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, वो हमें मूलतः प्रस्तावना में ही समझ में आ जाता है, प्रस्तावना में ही विदित कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है भारतीय संविधान का? तो उसमें हम पहला बिंदु लेते हैं पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है। ये हमारी अब्राहम लिंकन की परिभाषा प्रसिद्ध है। फिर पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य में हम एक एक शब्द को लेकर के चलेंगे कि प्रभुसत्ता का क्या तात्पर्य है, मतलब पूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या अभिप्राय है। प्रभुसत्ता का अर्थ होता है भारत बिना किसी दूसरे राष्ट्र के हस्तक्षेप के अपनी आंतरिक और विदेश नीति तय कर सकता है। विद्यार्थियों, प्रभुसत्ता से अर्थ होता है पूर्ण रूप से इस प्रकार की स्वतंत्रता जिसमें आंतरिक और बाह्य रूप से हमें कोई भी प्रतिबंध नहीं कर सके, मतलब वहाँ की सरकार को, वहाँ की सरकार को, उस देश को कोई भी बाहरी और आंतरिक नियंत्रण किसी प्रकार से प्रतिबंधित ना कर सके। भारत की सीमाओं के भीतर रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो राजसत्ता के अधीन न हो, सिवाय उन व्यक्तियों की जिन्हें की राज्य ने जानबूझकर अपने अधिकार व नियंत्रण से बाहर रखा है। भारत को अन्य राष्ट्रों के साथ राजनीतिक संधियां या आर्थिक समझौते करने का अधिकार प्राप्त होता है। 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में प्रभुसत्ता का यथार्थ रूप काफी हद तक परिवर्तित हो चुका था और विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विशेषकर विकासशील देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर निर्णायक नियंत्रण कायम हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ और क्षेत्रीय संगठन जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क जिसे कहा जाता है, दक्षेश जिसे कहा जाता है, कि प्रभुसत्ता पर अंकुश लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि हम पूर्ण प्रभु संपन्न जैसे की बात कर रहे हैं, जिसमें आंतरिक और बाह्य नियंत्रण का अभाव की बात की जा रही है, लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियां, हम कहें कि समकालीन परिस्थितियां, वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन चुकी हैं कि हम वैश्विक संगठनों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार, हमसे मतलब है कि हम देश
हम देशों को ये वैश्विक संगठन किसी न किसी प्रकार से प्रतिबंधित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे विश्व व्यापार संगठन है, व्यापार की क्या शर्तें होती है, क्या नियम होते हैं, उससे हमको प्रतिबंधित किया जाता है, नियमित किया जाता है, अनुशासित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यह भी इसी प्रकार से है। विश्व बैंक भी, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये सभी अपनी अपनी नीतियों के आधार पर हमको नियंत्रित करने का, यानी कि हम कहेंगे नियमित करने का, अनुशासित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या अभिप्राय है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि विदेशों की कंपनियां यदि हमारे देशों में किसी प्रकार का व्यापार करती हैं या उद्योग धंधे खोलती हैं, वो बहुराष्ट्रीय निवेश करती है ना, पूंजी का निवेश अगर हमारे राष्ट्र में करती है, या हम राष्ट्र जो है दूसरे देशों में पूंजी का निवेश करती हैं, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाई जाती हैं। तो ये विकासशील देशों की राजनीति को प्रभावित करती हैं। अधिकांशतः होता क्या है कि वैदेशिक कंपनियां जो हैं वो विकासशील देशों में, अल्पविकसित देशों में, नव स्वतंत्र देशों में अपनी पूंजी का निवेश करती हैं और ये किसी न किसी रूप से हमें नियमित, अनुशासित और नियंत्रित करती हैं। अर्थव्यवस्था पर निर्णायक नियंत्रण पूरी तरह से कायम हो जाता है। UNO की अगर बात करें और क्षेत्रीय संगठनों की बात करें तो ये भी किसी न किसी रूप से हमें अंकुश लगाते हैं। इन सब के बावजूद भी प्रभुसत्ता की अवधारणा को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है प्रिय विद्यार्थियों कि प्रभुसत्ता जो शब्द है वो पूरी तरह से खरा उतरता है इस बात में कि प्रभुसत्ता का अर्थ जो बताया कि आंतरिक और बाह्य नियंत्रण। अगर हम वैश्विक दृष्टि से किसी प्रकार से नियमित होते हैं, अनुशासित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा देश और अन्य देश मिलकर के किसी न किसी व्यापार में या आर्थिक सहयोग में भागीदारी अदा कर रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आगे हम देखते हैं हिंसले के शब्दों में, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था बल प्रयोग की शक्ति के बिना काम नहीं कर सकती है। राज्य के पास ही सिर्फ ऐसी शक्ति होती है कि वह अपने आदेशों का पालन करा सके, उसकी इस शक्ति को ही प्रभुसत्ता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, राज्य की शक्ति यानी राष्ट्रीय शक्ति ही ऐसी होती है जो कि हम कहें कि उसे आप चाहे काल्पनिक माने या वास्तविक, वह होती बिल्कुल वास्तविक की शक्ति है। वो आदेश ऐसे वास्तविक होते हैं जिनका हमें पालन करना अनिवार्य होता है। उन्हीं शक्तियों के आधार पर ही हम नियमित होते हैं, नियंत्रित होते हैं और अनुशासित होते हैं। उसकी शक्ति को ही प्रभुसत्ता कहा जाता है। यही वह शक्ति है जिसकी वजह से राज्य आदेश दे सकता है और उसके इस कार्य को न्याय संगत समझा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हिंसले ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था बल प्रयोग की शक्ति के बिना काम नहीं कर सकती, तो बल प्रयोग बिना हम किसी प्रकार से भी अनुशासित नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं राज्य को, सरकार को, सत्ता को बल राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपनी बल का प्रयोग करना होता है जिससे कि सभी व्यक्ति जो है अनुशासित हों। तो इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न राष्ट्र अनुशासित होकर चलें, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करके चलें या सहयोग देते हुए चलें। उसके लिए इन शक्तियों का, कौन सी शक्तियां, जैसे कि विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और UNO है, इन शक्तियों के माध्यम से ही सभी राष्ट्र नियंत्रित और संयमित होकर के ही आगे बढ़ते हैं, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक अपना सारा राष्ट्रीय स्तर पर सारी कार्यवाहियां की जाती हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ, जैसे कि हम सभी को पता है, जनता का शासन होता है। इसको हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इस लोकतांत्रिक स्वरूप में संविधान द्वारा सभी बालिग लोगों को यह अधिकार मिला होता है कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें और इस बात का भी निर्णय करें कि सरकार किन नीतियों का पालन कर रही है। अर्थात हमने अपनी सरकार को चुनना है और यह भी ध्यान रखना है कि सरकार किन किन मांगों को कार्य रूप में परिणित करती है, अर्थात नीतियों में, निर्णयों में परिणित करती है। क्या वह नीतियां सही हैं या गलत हैं, उन सभी का पूरा ब्यौरा यदि जनता रखती है तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह शासन जो है लोकतांत्रिक शासन है जिसमें जनता पूरी तरह से जागरूक है अपने सरकार के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। मतदान के मामले में लिंग, जाति, मजहब का प्रतिबंध नहीं है। मताधिकार के लिए शैक्षिक योग्यता और संपत्ति को भी आधार नहीं बनाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह कहा गया है कि मतदान
कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, किसी भी जाति, मजहब यानी धर्म का हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यक्ति हो, वह नागरिक होना चाहिए, उसे मत देने का अधिकार है। और शैक्षिक योग्यता और संपत्ति किसका कोई आधार नहीं है। यदि उसके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है या संपत्ति भी नहीं है तो वह मत देने का अधिकारी फिर भी माना ही जाएगा, क्योंकि वह हमारे देश का नागरिक है। पश्चिमी राष्ट्रों को काफी संघर्ष के बाद बालिग मताधिकार प्राप्त हुआ, पर भारत में सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही सभी बालिग व्यक्तियों को मत देने का अधिकार दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पे स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों को समान रूप से मत देने का अधिकार दिया गया। 1989 की अगर बात करें तो इस 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो विद्यार्थियों, यह आपको बहुत ही स्मरण रखने योग्य बात है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1989 में हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश मॉडल अर्थात संसदीय लोकतंत्र को भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार बनाया और भारतीय संविधान में केंद्रीय विधानमंडल का नाम संसद रखा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि संसदीय लोकतंत्र का जो मॉडल है वो हमने कहां से लिया, हमने ब्रिटिश मॉडल को ही अपनाया और इसी को ही भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार बनाया। यह भी आपको स्मरण में रखना होगा। अब तीसरी बात आती है गणराज्य की। गणराज्य से क्या अभिप्राय है विद्यार्थियों? प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया गया है कि भारतीय संघ का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, न कि कोई राजा अथवा सम्राट होगा। इसलिए गण यानी प्रथम गण जिसे कहा जाता है वह हमारा राष्ट्रपति होता है। दूसरा, हम प्रथम गण जिसकी बात करते हैं उसे प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो हमसे यदि प्रश्न पूछा जाए विद्यार्थियों कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो हमें राष्ट्रपति ही प्रथम नागरिक बताना होगा, वही हमारा सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस दृष्टि से हमारा संविधान इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका के समतुल्य है। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन संविधान जो इंग्लैंड का है उसमें राजा अनिश्चित काल के लिए होता है, वह मृत्यु तक हमेशा बना रहता है। लेकिन अमेरिका के समतुल्य किस प्रकार से है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति अमेरिका का उसकी निश्चित अवधि है, कार्यकाल है, उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का भी कार्यकाल निश्चित बताया गया है। इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक देश है परंतु गणराज्य नहीं, क्योंकि वह आज भी सम्राट का पद कायम है, लेकिन भारत गणराज्य का उदाहरण पेश करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी होगी। कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय गणराज्य के लिए उचित नहीं कि वह राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे, क्योंकि राष्ट्रमंडल के सदस्य ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष मानते हैं। इस संबंध में 3 बातें बताई गई हैं। प्रथम, राष्ट्रमंडल के सदस्य ब्रिटिश सम्राट को केवल नाम मात्र के लिए राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष मानते हैं। राष्ट्रमंडल में सम्राट की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। दूसरा, भारत जब चाहे राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता है। तीसरा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से हमारी घरेलू या विदेश नीति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, संघीय शासन और शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। हमारा संविधान संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है, लेकिन संघात्मक शासन में कहीं ना कहीं हमारा केंद्र जो है वो शक्तिशाली स्थापित किया गया है। संघीय शासन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम सांप्रदायिकता को तुष्ट करना था। कुछ प्रांतों में अधिसंख्य आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए ये सोचा गया कि भारतीय संघ के अंतर्गत स्वायत्त प्रांतों की स्थापना से उनकी पृथक राज्य यानी पाकिस्तान की मांग को समाप्त हो जाएगी। देशी रियासतों की समस्या को सुलझाने के लिए भी संघ की व्यवस्था ही उपयुक्त समझी गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण को कोई रोक नहीं सका, इसलिए संघीय शासन की स्थापना बरकरार रही और केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार संघीय शासन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। संविधान लिखित है, मतलब लिखा हुआ है, एक लिखित दस्तावेज के रूप में है। केंद्र और राज्यों को पृथक शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं। केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं और राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं। उच्चतम न्यायालय को संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्यों में किसी प्रकार से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है तो विद्यार्थियों उच्चतम न्यायालय ही एक अंतिम फैसला करेगा। इसके बाद आता है विद्यार्थियों कि संघीय विशेषताओं के बावजूद यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा एकात्मक है।
आत्मा एकात्मक का क्या मतलब है? जैसा कि हमने पिछला पढ़ा कि केंद्रीय संघवाद की बात की गई है। केंद्रीय संघवाद का मतलब है कि अगर राज्य में और केंद्र में किसी प्रकार का वाद विवाद होता है, किसी प्रकार का विरोध होता है, अंतर विरोध होता है, तो केंद्र का फैसला ही अंतिम माना जाता है। इसलिए आत्मा को एकात्मक बताया गया है। संविधान में कभी भी फेडरेशन संघ शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों के यूनियन की बात कही गई है। कहने का मतलब ये है कि फेडरेशन का अर्थ भी संघ है और यूनियन का अर्थ भी संघ है, लेकिन हमने फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे कि अमेरिका में इस्तेमाल किया गया है फेडरेशन। हमारे यहाँ पे राज्यों को यूनियन यानी संघ की बात की गई है कि राज्य किस प्रकार से राज्यों की एकता ही संघ का निर्माण करती है। डॉक्टर कमल और मेयर ने भारतीय संघवाद को केंद्रीकृत संघवाद के नाम से भी पुकारा है। वह लक्षण जिनके कारण संघवाद पर केंद्रीकृत संघवाद का लेबल लगा दिया गया है वो इस प्रकार से है कि किस प्रकार से हमारा संघ जो है केंद्रीकृत हो गया है। इसके कुछ प्रमुख तत्व कहें या बिंदु कहें जिनके आधार पर केंद्रीकृत माना जाता है। केंद्रीय सरकार की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी भी राज्य का आकार घटा या बढ़ा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को अलग अलग भी कर सकती है, मतलब उनके आकार को, उनकी सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, मिला सकती है, या नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है, या राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये सारे अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त हैं, केंद्रीय संसद को ही प्राप्त हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के राज्यपालों पर केंद्र का नियंत्रण होता है और वित्तीय दृष्टि से राज्य सरकारें केंद्र पर आश्रित होती हैं। आपात स्थिति की घोषणा हो जाने पर केंद्र सरकार असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ एक ऐसी शक्तियां हैं जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वित्तीय दृष्टि से यदि हम देखें तो राज्य सरकारें हमेशा केंद्र पर ही आश्रित होती हैं, और आपात स्थिति की अगर हम दृष्टि देखें तो राज्यों में जब आपातकाल लागू होता है तो सारी शक्तियां केंद्र के अधीन हो जाती हैं। और अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो राज्यपाल पर केंद्र का नियंत्रण होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के राज्यपालों पर केंद्र का नियंत्रण माना गया है होता है। समाजवादी ढंग का समाज से क्या अभिप्राय है? संविधान के 42 से 47 संशोधन 1976 द्वारा भारत को एक समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। वैसे तो प्रस्तावना में अथवा संविधान के अन्य किसी अनुच्छेद में समाजवाद की व्याख्या नहीं की गई है, और समाजवादियों ने राज्य के कार्य क्षेत्र को बहुत व्यापक माना है, और उनका लक्ष्य क्या है? यह है कि सभी आधारभूत उद्योगों जैसे कि लोहा, कोयला उद्योग, बिजली उत्पादन, रेलवे, यातायात के प्रमुख साधन आदि राज्यों का स्वामित्व इसमें बना रहे। राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू की जाए, अर्थात बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापे की स्थिति में लोगों को राज्य की ओर से सहायता मिले। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योजनाओं का सहारा भी लिया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, समाजवादी शब्द जो है ये संविधान में बाद में जोड़ा गया था। ये संविधान में 42 से संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी समाज से अभिप्राय यह है कि समाज में जो भी वर्ग जिन्हें वह वर्ग जो वंचित है किसी ना किसी वजह से, तो समाज जो है, ये सरकार जो है, उसे वह सब उपलब्ध कराएगी। समाजवादी व्यवस्था में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद को राजकीय समाजवाद भी कहते हैं, राजकीय यानी स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1955 के आवड़ी अधिवेशन में ही यह घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना होगा। इस अधिवेशन में जो प्रस्तावना पास की गई, जो प्रस्ताव पास किया गया, उसमें यह कहा गया था कि जरूरी है कि हम देश में ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करें जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर आम जनता का अधिकार हो, उत्पादन बढ़े और राष्ट्रीय आय का समुचित बंटवारा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वह वर्ग जो वंचित है उसे भी वे सभी साधन उपलब्ध होने चाहिए, वह भी उत्पादन कर सके, वह भी राष्ट्रीय आय में अपना समुचित बंटवारा स्थापित कर सके। सरकार की नीति यह रही है कि सभी नागरिकों के लिए जीविका के साधन जुटाए जाएं, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके, आर्थिक मजबूरी के कारण लोगों को ऐसे रोजगार में नहीं जाना पड़े जो उनकी आयु, शक्ति और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहे हों।
समाजवादी नीति के अंतर्गत ऐसे उद्योगों की एक अलग श्रेणी बनाई गई जो पूर्णतया राज्य की जिम्मेदारी माने गए हैं या जिन्हें धीरे धीरे राज्य के नियंत्रण में लाया जाना था। सरकारी उपक्रम और उद्योग लगातार घाटे में चलते रहे, इसलिए 1991 में नई औद्योगिक नीति की भी घोषणा की गई और नई औद्योगिक नीति के बाद विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करने का एक व्यापक कार्यक्रम भी बनाया गया और ज्यादातर उद्योग धंधों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि गरीब और वंचित वर्ग भी जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उद्योग और व्यवसाय लगा सके। अब समाजवाद के स्थान पर बाजार अभिमुख की व्यवस्था कायम की जा रही है, जिसे निजीकरण या उदारीकरण भी कहा जाता है। अब बात आती है धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था और इस संशोधन के लागू होने से पहले ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य में मजहब व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मामला माना जाता है। राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म को अपनाए, उसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके ठीक विपरीत थियोक्रेटिक या मजहबी राज्य वह है जिनके कायदे कानून धार्मिक पुस्तकों पर आधारित होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब एक खास मजहब यानी इस्लाम में बंधा हुआ राज्य है, परंतु भारतीय संविधान ने पंथ निरपेक्षता पर बल दिया है। अर्थात पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह हुआ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो अपने अपने धर्म का पालन करें। मजहब और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखा गया है। सब लोग अपने अपने मजहब को मानने और उसका प्रचार करने का हक रखते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं कायम करने का और प्रबंध करने का भी अधिकार दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने से राज्य किसी संस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वह संस्था किसी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंध में है। हमारी संस्कृति धार्मिक मूल्यों से ओतप्रोत रही है। वैदिक काल से भारत में यही सिद्धांत प्रचलित है कि सत्य एक है जो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। यही वह विश्वास है जिसके कारण देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। उनके लिए सत्य एक ही है जो सब मजहबों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं ने भी राष्ट्रवाद के नारे लगाए, जिसका अर्थ यह है कि हिंदू और मुसलमान तो पृथक पृथक राष्ट्र हैं। भारत के विभाजन में इस तरह की मानसिकता ने एक खास भूमिका निभाई है, पर विभाजन के बाद भी हमारे नेताओं ने इस सिद्धांत को नहीं छोड़ा कि सभी धर्मावलंबी भारत की हजारों वर्षों से चली आ रही संस्कृति के समान उत्तराधिकारी हैं। जैसा कि सुभाष कश्यप कहते हैं कि उनके पूर्वज एक थे, उनकी रगों में लहू भी एक था और धर्म बदलने से राष्ट्र और राष्ट्रीयता नहीं बदल जाया करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सुभाष कश्यप की इस कोटेशन को आप याद रखिएगा। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो हमने आपको समझाया, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों के बारे में जो हमने बताया, उससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न जो है हमने यहाँ पे लिए हैं। पहला प्रश्न आता है, संविधान के तत्व ज्ञान से क्या अभिप्राय है? उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को जो परिभाषित किया है उसे आपने लिखना होगा। समूचे संविधान के निचोड़ हमें प्रस्तावना में ही मिल जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रभुसत्ता से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? मतदान की आयु 61 से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन में कर दी गई। गणराज्य से क्या अभिप्राय है? संघीय शासन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? और भारतीय संविधान में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वे कौन से तथ्य हैं जिनके कारण संघवाद पर केंद्रित संघवाद का लेबल लगा दिया गया? और भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी ढंग के समाज से क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न जो हैं मैंने इसमें बताए हैं आपको। इनका आप उत्तर ढूंढिए, उत्तर लिखिए और किसी प्रकार का आपको डाउट होता है या नहीं, इसमें आपको प्रश्न समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।